हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मंजीत, हेलो नागेंद्र, मंजीत, सुमित, भरत, कृष्णा, आयत, अलोन, प्रतीक्षा, कृष्णा जी, राज, प्रतीक्षा यादव, हेलो शिद्दत, नीलू, रेशम, अंशी, दिव्यांशी, तनुजा, हेलो पुष्पेंद्र, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, कमेंट आपका जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बराबर जा रहा है कमेंट। हेलो जी, हेलो तारकेश्वर, ब्यूटी, हेलो राघवेंद्र, रोशन, विशाल, धर्मेंद्र, लिप्सी, तनीषा, सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सर आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, 5 मिनट रेस्ट कर लो। यार जिनको आंखों में पेन हो रहा है थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो। एनसीईआरटी संपूर्ण, यार मैंने एनसीईआरटी संपूर्ण के ना अनुसंख्यक गुणधर्म तक के मैं उसके नोट्स बना चुका हूं। बस लास्ट के 2 लेक्चर के और बचे हुए जिसमें वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं वो चाहता हूं आपको लास्ट टाइम पर मैं वो दूं जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, ताकि आप फालतू परेशान ना हो। परेशान क्या इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अगर पहले से वो पढ़ाई नहीं है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम रहेगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स लास्ट में दिए जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। वो मैंने बना लिया है, बस अनुसंख्यक गुणधर्म के बाद लास्ट वाला टॉपिक है वो कवर करना है, देन फाइनल हो जाएगा। ओके, हाँ जी। कल का होमवर्क नहीं मिला, यार कल का होमवर्क ना आज के साथ इंक्लूड होकर के आ जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आज मैंने आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मतलब कल वाले लेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए और आज वाले लेक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर कल की स्लाइड बहुत लेट आई। यार कल की स्लाइड बहुत लेट आने के पीछे एक रीजन था टेक का। उसमें मैंने जैसे कि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर केमिस्ट्री की स्लाइड अपलोड नहीं हुई है। तो भाई मैंने उनको बोला और फिर संडे को ही मैंने बोल दिया था जैसे मेरे पास मैसेज आया था। फिर उन्होंने बोला कि टेक की तरफ से कोई इश्यू है। सर ये हमारी तरफ से इश्यू नहीं है, वो कुछ बच्चों को शो हो रही थी, कुछ बच्चों को शो नहीं हो रही थी, आज सबको शो हो गई होगी, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, ओके। होमवर्क नहीं होता है, यार होमवर्क नहीं होता है तो उसके लिए बेटा आपको ना कहीं ये समझना होगा कि यार मैं कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही कर रहा हूं या मैं चीजों को उतना ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एकाग्रता। अगर आपने एकाग्रता दिखाई है, डिसिप्लिन दिखाया है, टाइम को चीजों को सही टाइम पर कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को कम समय में इफेक्टिवली कर पाओगे। अगर आपको 4 घंटे पढ़ने का मौका मिल रहा है और उसमें आप इफेक्टिव 1 घंटे पढ़ पा रहे हो, बाकी घंटे उठ रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, पानी वगैरह जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 4 घंटे में से 3 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो तो रिजल्ट जरूर दिखेगा बेटा। ओके, हाँ जी। तो एक्स्ट्रा क्लास बेटा, हाँ अब कुछ टाइम के लिए मैं सोच रहा हूं एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा, ठीक है। ओके, वो मैं आपको मतलब मोस्टली वो सैटरडे को ही रहेगी ताकि मैं आपका अदर डे खराब ना करूं, ठीक है। सैटरडे को ही मैं लूंगा आपकी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात। आज के लेक्चर में हम कुछ और नई चर्चाओं को शामिल करेंगे, बढ़िया से उनको सीखेंगे। पहले पिछली क्लास का मैं रिवीजन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके जी, हाँ तो आई होप अब हर एक बच्चा तैयार है पढ़ने के लिए, ठीक। ओके, तो यार लेक्चर नंबर 7 हम बात करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने वाष्प दाब के बारे में बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। वाष्प दाब क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ये एक कोई पात्र है, इस पात्र में क्या भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है जो कि कैसा है, वाष्पशील है। द्रव आमतौर पर वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब जिनकी वाष्प बनती हो, ये इसकी कुछ वाष्प इसमें बनी हुई है और ये कैसा है, ढका हुआ है। तो द्रव की वाष्प के द्वारा उसी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है
उसे दाब को कहा जाता है बेटा वाष्प दाब। और ये कंडीशन कब आती है? जब द्रव और वाष्प साम्य अवस्था में आ जाते हैं। मतलब अब द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया रुक चुकी है, दोनों एक दूसरे में बिल्कुल बैलेंस बिठा चुके हैं, ठीक है, संतुलन की अवस्था आ चुकी है। तो उस टाइम पर द्रव की वाष्प के द्वारा उसकी सतह पर जो दाब लगाया जाएगा वही कहलाता है वाष्प दाब। एम आई राइट? तो इससे रिलेटेड यहां पर हमने देखा। सर आपने राउल्ट का नियम और डाल्टन का नियम क्या बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, क्या चाहिए तेरे को? फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर तक फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी। ये वाला चैप्टर, इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल का, फिर इनऑर्गेनिक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, फिर तुम्हारे कुछ 12th के पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दीजिए बेटा, डाल दिए, टेंशन मत ले, डोंट पैनिक, घबरा मत, ठीक है, डाल दिए। अब वाष्प दाब के बाद आज के लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे? वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे, जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे। फिर आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर स्थिर क्वाती मिश्रण क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई में कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, स्थिर क्वाती मिश्रण के बारे में। ये 3 टॉपिक्स है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, लेट नहीं हुए हो, ठीक है। A+ कब बनाना पड़ेगा? A+ क्या है ये? टेस्ट में क्या आएगा बेटा? टेस्ट में जितना आप पढ़ रहे हो उतना आएगा ना यार। हाँ, अगला जो टेस्ट, अभी जो आपका टेस्ट आएगा बेटा, उस टेस्ट में मोल तो आएगा ही आएगा, प्लस सॉल्यूशन वाला चैप्टर आएगा, ठीक है, मोल प्लस सॉल्यूशन टेस्ट। अब कोई नहीं पूछेगा, टेस्ट में क्या आएगा? मोल प्लस सॉल्यूशन दोनों आएगा। डीपीपी का मतलब होता है बेटा डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब डेली के प्रैक्टिस के क्वेश्चन। तो होमवर्क में भी तो वही मिल रहा है ना, कुछ अलग मतलब नहीं होता, ठीक है। होमवर्क का मतलब भी वही होता है जो डीपीपी का मतलब होता है, दोनों एक ही चीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं, रिवीजन करवा देता हूं। हाँ जी लल्ला, मत मचा हल्ला, इधर देख रिवीजन। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से रिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने काम की चीज देखी थी, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वो मैंने आपको बता दिया। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। हर एक द्रव की अलग अलग वाष्प बनती है, जैसे कि जल की अलग वाष्प बनती है, पेट्रोल की ज्यादा वाष्प बनती है, तो पेट्रोल का वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, हाँ है ना। कहीं ना कहीं डीजल की ज्यादा वाष्प बनती है, उनका वाष्प दाब अलग रहेगा। तो वाष्प दाब कहीं ना कहीं द्रव कौन सा ले रहे हो उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कि यार गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हम गाड़ियों की जो पेट्रोल की टंकियां होती है वो फुल नहीं भरवाते हैं। क्यों? क्योंकि फुल भरवाने से कहीं ना कहीं ब्लास्ट होने का डर लगता है, खतरा रहता है, ठीक है, ओके। तो वाष्प दाब द्रव की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने जाना, और तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। किस पात्र में ले रहे हो ये मैटर नहीं करता, पात्र के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप भगोनी में ले रहे हो, बाल्टी में ले रहे हो, पानी की बोतल में ले रहे हो या बड़ी वाली टंकी में ले रहे हो, कैसे में भी लो, ठीक है, ओके। अब अगली बात, वाष्प दाब, किसका कॉल आ रहा है? वाष्प दाब के बारे में अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, वाष्प दाब के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई है, तो उससे रिलेटेड अगला पॉइंट, फिर मैंने आपको ये बताया था कि मान लो भैया एक पात्र ये है, एक पात्र ये है, इसमें कोई फलाना द्रव भरा हुआ है, द्रव ए, इसमें कोई फलाना द्रव भरा हुआ है, द्रव बी, ओके, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो इसमें इसकी वाष्प बनती है, इसमें इसकी वाष्प बनती है, इसकी वाष्प के द्वारा दाब लगाया गया, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हमने बोला था P0A। इसमें इसकी वाष्प बनती है, उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, ये हो जाएगा आपका P0B। समझ में आया था? P0A का मतलब शुद्ध अवस्था में इसका आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब, ठीक है। अब मान लो ये पेट्रोल है और ये डीजल है, मान लो भैया ये पेट्रोल है और ये डीजल है। अब पेट्रोल और डीजल दोनों को मैं मिक्स कर दूं और मैं देखूं यार फाइनल विलयन का वाष्प दाब क्या रहेगा,
तो क्या वो इतना ही रहेगा या कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज हो सकता है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसके हिसाब से फिर आंसर आएगा, ठीक है, या जो ज्यादा वाष्पशील हो उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमने दो अलग अलग विलयन लिए थे और फिर इनको आपस में मिक्स किया था। तो हमने पढ़ा था द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। हाँ या ना बोलो भाई साहब, हाँ या ना। फिर मैंने आपको क्या करवाया था, अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया अभी, हाँ जी, ये चीजें क्लियर हो गई। फिर यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि यार एक द्रव ये है, एक द्रव मान लो इसमें ए और बी दो द्रव है, जिन दोनों को आपस में मैंने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद हमने देखा भैया राउल्ट भैया का नियम, राउल्ट का नियम ये क्या कहता है कि कोई आपने द्रव मिश्रण बना दिया, कोई आपने द्रव विलयन बना दिया, द्रव ए द्रव बी को आपस में मिक्स कर दिया, पेग बना लिए, ठीक है, शिकंजी विकंजी बना लिया, पानी में कुछ मिला दिया, कॉफी मिला दी, ठीक है। अब जो मिश्रण आपका बना, उस मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस मिश्रण में उपस्थित उसके संगठन के समानुपाती होता है, अर्थात मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं ए के लिए बात करूं तो इसका आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? उस मिश्रण में उपस्थित उसकी मात्रा का मतलब उसका मोल अंश क्या है, विलेयता कितनी है, उसके समानुपाती होगा। इसी प्रकार बी के लिए पीबी समानुपाती एक्स बी होगा, हाँ या ना। और फिर समानुपाती का चिन्ह हटाता एक स्थिरांक आया था बेटा, क्या आया था? पी ए बराबर हो गया था पी नोट ए एक्स ए, और यहां पर हो गया था पीबी बराबर पी नोट बी एक्स बी। और फिर हमने राउल्ट का नियम देखा था। राउल्ट का नियम ये हो गया कि भैया कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस मिश्रण में उपस्थित उसकी मात्रा के समानुपाती होएगा। क्लियर हो गया क्या? आंशिक दाब बेटा देखो ध्यान से यार, आंशिक दाब जैसे कि देख ध्यान से, मान ले ये तेरे पास एक पात्र है, समझना, ये बहुत सारा द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव की कुछ वाष्प बनी होगी, इस वाष्प जैसे कि मान ले मैंने फूंक मारी, अब इस फूंक में बहुत सारे छोटे छोटे कण निकले होंगे। जैसे कि मान ले ये मेरे पास, ये मेरे सामने एक पेज है, मैंने फूंक मारी, ये उड़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गैस के कणों ने इसके ऊपर दाब लगाया, तो कुल दाब। लेकिन गैस के एक अणु की तुलना में पूरी गैस का दाब तो बहुत ज्यादा है ना, पूरी गैस के दाब की तुलना में एक अणु का दाब तो नगण्य है ना, उसी को बोल रहे हैं अपन आंशिक दाब। ये पूरी गैस, उसके सापेक्ष अगर एक अणु देखूंगा तो नगण्य है, तो वही है, उसके लिए अपन देखते हैं आंशिक दाब कि यार हर एक अणु का द्वारा लगाया गया दाब, आंशिक दाब, इन सब का योग कुल दाब, ठीक है। आंशिक मतलब पार्शियल, हल्का फुल्का। हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई। वापस से काम की बात पर आते हैं। तो ये हमने देखा। फिर भैया जब मिश्रण बना तो मिश्रण का जो कुल दाब निकालते हैं, तो भैया डाल्टन ने कक्षा 11वीं में पढ़ाया था, और वो नियम क्या बताया था उन्होंने कि आप कोई मिश्रण बनाते हो, उस मिश्रण का कुल दाब निकालना चाहते हो, तो वह किसके बराबर आता है? उसमें उपस्थित प्रत्येक घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर आता है। डाल्टन भैया क्या बोलते हैं? हाँ जी, समझिएगा बच्चों, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन भैया ये बोलते हैं कि कोई आपने मिश्रण बनाया, जैसे कि मान लो आपने एक मिश्रण बनाया, इसमें O2 भी है, N2 भी है, H2 भी है, तो कुल दाब इसका दाब प्लस इसका दाब प्लस इसका दाब इनके योग के बराबर रहेगा। हमने क्या बनाया? ए और बी को मिला करके मिश्रण बनाया, तो मिश्रण का कुल दाब P सॉल्यूशन PS विलयन का कुल दाब किसके बराबर रहेगा? विलयन का कुल वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब, ठीक है, इसके बराबर। पीए का मान ये रहा, पीबी का मान ये रहा, पुट कर दिया था। यहां पर हमारे पास एक समीकरण आई थी, पीएस बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। हाँ या ना बोल यार, आया था कि नहीं आया था? आया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था? ये हमने देख लिया था, लेकिन हमें फिर ग्राफ वाली चीज भी समझनी थी। लास्ट मैंने आपको कुछ ग्राफ भी बताया था। ओके, तो फिर यार वहां पर भी हम चलते हैं। तो
तो देखो ध्यान से, ये एक्स ए क्या थे, ए के मोल प्रभाज, एक्स बी बी के मोल प्रभाज। अगर मिश्रण बनाते हैं तो दोनों का योग सदैव एक आएगा मिश्रण में। हाँ या ना मरियम? ठीक है बेटा, ओके। तो फिर यहां पर हमने एक ग्राफ देखा था, इनको हटा रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी, फिर हमने क्या किया था, पीएस बराबर एक ऐसी कोई समीकरण में बना देता हूं, ठीक है। वो कैसे बनाई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, चिंता मत करो। पीएस बराबर पी नोट ए, अगर मैं एक्स ए की जगह क्या रख दूं, 1 माइनस एक्स बी रख दूं। कैसे? क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूं। जो पिछली क्लास में आए थे बेटा वो अच्छे समझ जाएंगे, ठीक है। जो नालायक नहीं आए उनको फिर अगले आज क्लास में देख लेना, ठीक है। पी नोट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, ठीक है। हाँ जी, अब पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी, यहां से ये समीकरण आई थी कि नहीं आई थी, बोलो ना यार। ये समीकरण आई थी बेटा। गुड इवनिंग, मजा आ गया भैया जी, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ये समीकरण आई थी। तो ये कैसी है, वाई अक्ष पर अगर हम क्या ले लें, कुल वाष्प दाब ले लें, एक्स अक्ष पर हम क्या ले लें, मोल प्रभाज ले लें, वाई, और ये क्या है, प्रवणता ढाल एम, ये क्या है प्लस में सी। तो यार ये कहीं ना कहीं y बराबर सी प्लस एम एक्स का रूप है क्या? तो यार ये तो ऐसा ग्राफ बनाता है, याद हो तो। हाँ या ना? मोल कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दोगे बेटा? कोमल मीणा कितने क्वेश्चन दे दिए, बहुत सारे दे रखे हैं उसमें। हाँ 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 बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो ऐसा ग्राफ हमारे पास आना चाहिए। तो अब भाई साहब ऐसा ग्राफ देखो कैसे हमने बनाया था। वो मैंने आपको एक पहले विलियन के लिए और हमने दो अलग अलग विलियन लिए थे, उनको आपस में मिक्स किया था, ए और बी, ए और बी। जब तक ए पूरा पूरा था उसमें सिर्फ ए के ही मोल प्रभाज रहेंगे, उनका पूरा का पूरा योग एक ही रहेगा। जब ए और बी को आपस में मैंने मिक्स नहीं किया तो ये तो पूरा पूरा ए है, ये पूरा पूरा बी है। मिक्स करेंगे तो कुछ ए रह जाएगा, कुछ बी रह जाएगा। हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर फिर मैंने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसके बीच में था? मोल प्रभाज के बीच में था और वेपर प्रेशर के बीच में था, वेपर प्रेशर के बीच में था। हाँ या ना? अब जरा देखो, ध्यान समझ लेना बेटा, ध्यान समझ लेना, एक बार नहीं दो बार समझो, लेकिन अच्छे समझो, सब होएगा। फिर मैंने आपको ग्राफ बताया था और ग्राफ के अंदर यहां पर मैंने आपको दो छोटी छोटी समीकरणें ही बताई थी कि पी ए बराबर क्या था, पी नोट ए एक्स ए था। है ना? जब एक्स ए का मान 0 रखा तो 0 को इससे गुणा करेंगे, पी ए का मान कितना आ जाएगा, 0। तो 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने क्या रखा था, एक्स ए का मान 1 रखा था। एक्स ए का मान 1 रखूंगा तो 1 को जब पी नोट से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो फिर हमने कहीं ना कहीं यहां पर इन चीजों को समझने की कोशिश करी थी। अगर मैं एक्स ए का मान यहां 0 ले लूं बेटा और एक्स ए का मान कहीं कहीं यहां आके 1 ले लूं तो 0 रखने पर पी का मान 0 आया और एक्स से बराबर 1 रखा तो वेपर प्रेशर कुछ आया। फिर इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया था, ऐसा ग्राफ बनाया था। फिर यहां पे हमने ऐसी डिजाइन बनाई थी, ये पी नोट ए। उल्टा भी कर सकते हो, यहां 0 मान लो, इधर 1 मान लो, क्योंकि हमें दो ग्राफ को मिलाना था, हमें दो ग्राफ को मिलाना था। अरे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, सब्र रखो ना, सब्र रखो यार, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझना नहीं चाह रहे हो, खुद की बातें दिए जा रहे हो। ज्ञान कम दो, पहले ले लो, पहले तुम ज्ञान ले लो बेटा, फिर दो मुझे ज्ञान, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं अपना ही ज्ञान दिए जा रहे हो, उससे क्या हो रहा है, टकराहट हो रही है। मैं इधर से कुछ बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पहले तुम कुछ समझाना चाह रहे हो, ठीक है। उस चीज को थोड़ा कंट्रोल कर लो, ठीक है। यही चीजें जो हमें लास्ट में परेशान करेगी। हाँ जी, तो एक्स से बराबर 0 रखा तो वाष्प दाब 0 आया था, एक्स का मान 1 रखा तो वाष्प दाब कुछ आया था। ओके, कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया? अरे यार इसको जब सोल्व करोगे तुम्हें कैलकुलेशन सोल्व करनी नहीं आती क्या बेटा? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए का मान निकालूंगा तो क्या आएगा,
1 माइनस एक्स भी आएगा कि नहीं आएगा? तो वही एक्स की जगह मैंने 1 माइनस एक्स भी रखा है, फिर उसको कॉमन वॉमन लिया, ये सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। तो हमने एक ग्राफ बनाया था। अब देखो वो ग्राफ कैसे आया था, डायरेक्ट मैं आपको ग्राफ बताता हूं। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था बेटा, वो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। इसमें मैंने लिया था x से बराबर 1, ठीक है, और जब इधर पूरा का पूरा a विलियन है तो a के मोल प्रभाज रहेंगे, b के मोल प्रभाज कितने रहेंगे? 0। अब मान लो इधर केवल पूरा पूरा b है तो b के मोल प्रभाज 1 रहेंगे, x से कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, 0 रहेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पहले वाले के लिए ऐसा ग्राफ आया था P नोट A, ये पहले वाले के लिए, और B के लिए ऐसा ग्राफ आया था P नोट B। ऐसा नहीं है कि ये नीचे ये ऊपर, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। ये A के लिए ग्राफ, ये B के लिए ग्राफ। जब हम क्या बनाते हैं, दोनों को मिलाकर के विलियन बनाते हैं तो उसका ग्राफ इन दोनों बिंदुओं से कट करते हुए जाता है, इन दोनों बिंदुओं से कट करते हुए जाता है। ये आ गया PS, S मतलब विलियन का ग्राफ, सॉल्यूशन का ग्राफ। ये PA का ग्राफ, ये PB का ग्राफ। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बोलो, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे भाई संजय बाबू, टेंशन मत ले, ठीक है, सब करेंगे। हाँ जी, इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। इक्वल नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक द्रव अलग अलग होता है। जैसे कि पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, जल अलग होता है, एल्कोहल अलग अलग होता है, तो दोनों का वाष्प दाब भी तो अलग होता है ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बस वही वाली चीज है। तो यार इतनी बातें हमने देख ली थी और ऐसा ग्राफ हमें देखने को मिला था। डन डना डन डन। और दूसरी बात, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जैसे कि मान लो ये एक पात्र है, अभी लिखना कुछ नहीं, ये एक पात्र है, इसमें नीचे पानी भरा हुआ है। पानी क्या? A और B भरा हुआ है। तो इस मिश्रण में A का भी कुछ मोल अंश है और B का भी कुछ मोल अंश है, हाँ या ना? ये द्रव अवस्था है। इस द्रव अवस्था में A का भी कुछ मोल अंश है, B का भी कुछ मोल अंश है, हाँ या ना? इसके मोल अंश को हमने XA से डिनोट किया था, इसके मोल अंश को हमने XB से डिनोट किया था, हाँ या ना? बोल यार, क्लियर हो गया क्या? लेकिन A भी वाष्पशील है और B भी वाष्पशील है, अर्थात A की भी वाष्प बनी होगी। ये नीली नीली वाष्प A की है बेटा, लाल लाल वाष्प A की है, मानना मेरी बात, ओके। और मान लो ये नीली नीली वाष्प B की है। जिस तरीके से द्रव के अंदर A और B उपस्थित है, सेम उसी तरीके से जो वाष्प अवस्था है उसमें भी A का कुछ मोल होगा और B का कुछ मोल अंश होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बोलना यार। जिस तरीके से इस मिश्रण में A और B दोनों घुले हुए हैं, उस प्रकार से गैस A की बन रही है, B की बन रही है। अरे मैंने जब पेट्रोल और डीजल को मिक्स किया तो विलयन में जो द्रव है उस द्रव में पेट्रोल भी है और डीजल भी है, लेकिन पेट्रोल भी अपनी वाष्प बनाएगा, डीजल भी अपनी वाष्प बनाएगा। तो वाष्प अवस्था में उनके मोल प्रभाज, याद करो हमने A के मोल प्रभाज को क्या बोला था? अच्छा, B का मोल प्रभाज YB बोला था, याद है? और A का मोल प्रभाज हमने क्या बोला था? YA बोला था। और इसको ज्ञात करने का सूत्र भी था हमारे पास। PS की जगह PT भी ले सकते हो। PS मतलब P मतलब प्रेशर, S मतलब सोल्यूशन का, PT बोले तो प्रेशर, T मतलब टोटल, एक ही बात है। हाँ जी, अगर मैं YA का मान ज्ञात करता हूं तो ये क्या आता है? PA अपॉन PT। A का आंशिक दाब अपॉन कुल दाब, A का आंशिक दाब अपॉन कुल दाब। इस तरीके से YB बराबर क्या था? PB अपॉन PT, B का आंशिक दाब अपॉन कुल दाब। डन डना डन डन, हो गया था, ये हमने कर लिया था। क्यों नहीं किया बेटा? वो तो मिक्स ही रहता है, उसको अपन फिर सेपरेट करते हैं, दोनों की गुण अलग अलग होते हैं। हो गया? हाँ जी भाई साहब, तो आगे बढ़ लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। निम्न में से किस गैस के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है? बोलो।
निम्न में से किसके लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता है? हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। हेनरी का नियम पर आदर्श गैस समीकरण अप्लाई होती है, अर्थात उच्च ताप और निम्न दाब। हेनरी का नियम उन पर लागू नहीं होता है जो विलयन के साथ क्रिया कर ले। हाँ या ना? अमोनिया, अमोनिया क्या कर लेती है? जल में घुल करके उसके साथ इंटरेक्शन कर लेती है, जबकि O2 हो गई, H2 हो गई, ये नहीं घुलती है। जबकि जैसे कि अमोनिया हो गया, HCl हो गया, CO2 हो गया, ये क्रिया कर लेती है, हमें क्रिया नहीं करनी है। ठीक है, बोला था मैंने। अगला ये क्वेश्चन करके बताओ, मुझे सिर्फ आप इसमें ये बता दो हमें निकालना क्या है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, समझना बेटा। और कौन सा नियम लगेगा ये भी आपको पता लग जाना चाहिए। 298 केल्विन ताप पर मीथेन का बेंजीन में प्राप्त विलयन का हेनरी स्थिरांक दे रखा है। हेनरी स्थिरांक दे रखा है 298 केल्विन व 760 mm of Hg पर दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता बतानी है। मतलब ये हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में ये बेंजीन है। इस बेंजीन में हमने क्या घोली हुई है? इस बेंजीन में हमने बाहर से मीथेन घोली हुई है। तो ये भी ये ठीक है। इसके अंदर हमने गैस घोली हुई है। गैस बोले तो कहीं ना कहीं द्रव के अंदर बेंजीन द्रव होता है बेटा। द्रव में हमने क्या घोली हुई है? गैस घोली हुई है। तो द्रव में गैस की विलेयता कौन सा नियम बताता है? हेनरी का नियम बताता है। और वैसे भी दे रखा है हेनरी स्थिरांक। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि तुम्हें हेनरी का नियम लगाना है लल्ला। हाँ या ना? अब हमें क्या बोला गया है? बेंजीन में विलेयता। मतलब इस बेंजीन में मीथेन कितना घुला हुआ है। और विलेयता से हम यहां पर किसको दर्शाते हैं? विलेयता का मतलब हम लेते हैं यहां पर इसके मोल प्रभाज को या मोल अंश को। हमें मोल अंश ज्ञात करना है। बोलो ना यार, समझ में आया? बस तो मचा दे अल्लाह। ठीक है, ओके। तो बताओ भैया यहां पर इसका मोल अंश ज्ञात करना है। सूत्र बहुत ही सिंपल है पुत्र, सूत्र बहुत ही सिंपल है। चूंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम से, जिसका नियम है, ठीक है, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियम से क्या बोलता है हेनरी का नियम? P बराबर क्या होता है? KH गुणा X होता है। KH गुणा X होता है। ये किसका? X गैस का, जो उसमें घुली हुई है। ठीक है, ओके। यहां पर हमें दे रखा है हेनरी स्थिरांक इतना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 760 mm of Hg दाब पर, इतना दाब दे रखा है। तो कहीं ना कहीं दाब का मान रखना है। अच्छा, यूनिट भी ध्यान रखना, ये mm of Hg में है, ये भी mm of Hg में। अगर अलग होता तो चेंज करना पड़ता, 760 KH का मान कितना दे रखा है? 2 गुणा 10 की घात 5 इंटू X, इसको ऐसे लिख दो बेंजीन। अच्छा, मीथेन के लिए याद करना है ना अपने को, तो मीथेन। ठीक है, उसी का मान हमें फाइंड आउट करना है। CH4 ये हो जाएगा 380 बार 380, 10 की घात बटे में आएगी बेटा, ऊपर चली जाएगी, 10 की घात -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 38 गुणा 10 की घात -4, क्योंकि 1 0 और यहाँ पे -5 0 -4। ओके, और फिर हाँ ये बन गया ना दो आंसर। ठीक है, 1 दशमलव और आगे लेकर आएंगे तो घात और कम हो जाएगी, माइनस में ऐसा होता है ना, -3। मात्रक आएगा क्या? मात्रक आएगा क्या? इसका कोई मात्रक आएगा क्या? बोलो ना यार। अरे बेटा ये पिछली क्लास में देखना कहां से आया था। ठीक है, मात्रक आएगा क्या इसका? नहीं आएगा, इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला, हाँ जी भाई साहब,
हाँ जी भाई साहब, ठीक है, मात्रक नहीं होता है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। अब अगला प्यारा सा क्वेश्चन, CH3OH, तुम्हें इसका नाम नहीं पता है कोई बात नहीं, तुम यही ध्यान रख लो, CH3OH C2H5OH एक आदर्श विलयन बनाते हैं, और आदर्श विलयन पर राउल्ट का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, 300 केल्विन ताप पर 32 ग्राम CH3OH 23 ग्राम C2H5OH को मिला करके एक विलयन तैयार किया गया, इन दोनों को आपस में मिलाया गया, ठीक है। ओके, अच्छा, P नोट मिथेनॉल, P नोट मिथेनॉल, P नोट मिथेनॉल, मिथेनॉल यही होता है बेटा CH3OH। अरे यार, ये आदर्श विलयन के बारे में बात करते हैं ना, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन मतलब आदर्श स्थितियों की पालना होनी चाहिए। आदर्श स्थितियों का मतलब है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, बस ये वाली बात है। हाँ जी, P नोट मिथेनॉल इतना दे रखा है, P नोट इथेनॉल इतना दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए इसके घटकों का आंशिक वाष्प दाब। अब घटक कौन है, मिथेनॉल है और इथेनॉल है, तो P मिथेनॉल ज्ञात करना है और P इथेनॉल ज्ञात करना है, ठीक है, और कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है, P टोटल ज्ञात करना है या PS ज्ञात करना है, ठीक है। वाष्प अवस्था में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज भी ज्ञात करना है, तो कर लोगे, ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो भैया, पहले ट्राई कर लो, ट्राई करो, अरे खुद ट्राई करो, क्वेश्चन दे रखा है, एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। कर सकते हो, ठीक है। बेटा टेलीग्राम पे क्यों डालूंगा बेटा, पेड बैच की क्लास टेलीग्राम पे क्यों डालूंगा मैं फ्री में, इतना बड़ा, अरे बड़ा थोड़ी नहीं यार बेटा, आप भी तो डॉक्टर बनोगे ना, डॉक्टर छोटा होता है कि बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। हाँ वेरी गुड बेटा मनु, वेरी गुड, ट्राई करो। क्या क्या निकालना है पहले तो ये सोचो, बहुत सिंपल है, पीए का मान निकालना है, पीबी का मान निकालना है, मोल प्रभाज, पहले मोल प्रभाज निकालो, मोल प्रभाज निकालने के लिए मोल निकालना पड़ता है, ठीक है, सोचो। वेरी गुड बेटा विवेक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड विवेक, 77 mm ऑफिस जी, वेरी गुड अविनेश, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया है, आयुषी बहुत बढ़िया, लेक्चर 6 का PDF आ गया बेटा, ठीक है। कभी आप ऐसे मत सोचा करो बेटा कि फिजिकल केमिस्ट्री में मान लो एक आध लेक्चर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फिजिकल बकवास है, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आसान होती है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को आप थोड़ा अच्छे से टाइम दोगे तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बच्चों ने लगा भी लिया। हाँ जी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर सिमरन, अरे यार ऐसे मत करो, देखो बच्चों ने जवाब ही दे दिए, वेरी गुड मन्नू, विभोर, वेरी गुड इकरा, विकास, चलो देखो ध्यान से। हाँ जी, सॉल्यूशन, हमें क्या दे रखा है, एक मिथेनॉल दे रखा है, एक इथेनॉल दे रखा है, दोनों को मिलाना है, आदर्श विलयन बना रहे हैं तो राउल्ट का नियम लगा सकते हैं, ठीक है, और आंशिक वाष्प दाब वगैरह वगैरह वहीं से निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमें क्या दे रखा है, दिया है CH3OH, ये क्या है बेटा, मिथेनॉल है, क्या है ये, मिथेनॉल, ओके, और हमें क्या दे रखा है दूसरा, C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है, ओके, इसकी मात्रा दे रखी है 32 ग्राम, इसकी मात्रा दे रखी है 23 ग्राम। अब देवियों और सज्जनों में आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमें जब आंशिक दाब का सूत्र लगाना है तो उसमें क्या आता है, P नोट इंटू मोल प्रभाज, P नोट इंटू मोल प्रभाज, तो मुझे मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले मोल निकालने चाहिए, तो इसका मुझे मोल निकालना पड़ेगा, इसका ही मुझे मोल निकालना पड़ेगा।
मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार दे रखा है, अणुभार सूत्र से देख के निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्यों ना मैं यहां पर साथ के साथ बेटा मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकाल लूं, मोल्स ऑफ मिथेनॉल निकाल लूं। बोलो, मोल निकालने का सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार कितना? 32। हाँ है ना? अणुभार, अणुभार सर दिख रहा है बेटा, अभिषेक दिख रहा है तेरा कमेंट। हाँ जी, मिथेनॉल। मिथेनॉल में मिथेनॉल का अणुभार कितना होता है? मिथेनॉल का अणुभार कितना होता है? मिथेनॉल में एक कार्बन है, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 16 और ऑक्सीजन का 32, तो 32 बटा 32, तो 32 से 32 छम 1 मोल आ गया, 1 मोल ये आ गया। अब इसका भी इस तरीके से मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ इथेनॉल। हाँ जी, ये 23 दे रखा है और इसका अणुभार आता है बेटा कितना? 46। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, बोले तो 0.5 मोल। मेरे को इसके मोल पता चल गए, इसके मोल पता चल गए, तो कुल मोल पता चल गए, दोनों को जोड़ देंगे कुल मोल। मोल प्रभाज निकालना है, स्वयं के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, ओके। अतः मोल प्रभाज इथेनॉल के लिए, मिथेनॉल के लिए देखो मोल प्रभाज निकाल लो, क्या आएगा? स्वयं के मोल बटे कुल मोल। स्वयं के मोल कितने? मिथेनॉल के मोल प्रभाज निकालने, तो मिथेनॉल के मोल ऊपर रखूंगा, मिथेनॉल के मोल बटे कुल मोल। मिथेनॉल के मोल कितने? 1 मोल। कुल मोल कितना? 1 + 0.5, तो कितना हो गया? 1/1.5। दशमलव उठाओगे, 1 0 ऊपर लगेगा, तो कितना आ जाएगा? 2/3। इतना ही रहने दो बस, काटो मत ज्यादा। ठीक है, इसी तरीके से इथेनॉल के लिए निकाल लो। अच्छा देखो, टोटल योग 1 होना चाहिए, इसका 2/3 है तो उसका 1/3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी सोल्व कर लो। 0.5 स्वयं के मोल, इथेनॉल के मोल कितने? 0.5 बटे कुल मोल कितने? 1.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 5 × 15, 1/3 आ गया। ठीक है, 2/3 और 1/3 आ गया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? इसके घटकों का आंशिक दाब और कुल दाब। तो अब आंशिक दाब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इतना प्रोसेस तो हमें पहले करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये चीजें मेरे को चाहिए सूत्र में रखने के लिए। यस और नो? ओके, अब आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, अणुभार 32 कैसे होगा? अरे यार पहली बार पढ़ने आओगे तुम क्लास में यार, पहले मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ बेटा। ठीक है, हाँ जी, पहला। ओके, तो मिथेनॉल का आंशिक दाब, जिसका आंशिक दाब निकालना होता है उसके शुद्ध अवस्था में दाब को किससे गुणा करना पड़ता है? उसके मोल प्रभाज से गुणा करना पड़ता है। हाँ है ना? तो मुझे अगर मिथेनॉल का आंशिक दाब ज्ञात करना है तो मुझे P0 मिथेनॉल को किससे गुणा करना पड़ेगा? उसके किससे गुणा करना पड़ेगा? उसके मोल प्रभाज से गुणा करना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो यार। इथेनॉल का बेटा 46 होता है अणुभार, बेटा 32 होता है। ठीक है, कल भी 32 था, 2-3 साल 500 साल से 32 ही आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये याद करना, क्या मुझे ये दे रखा है? क्या मुझे यहां पर देखो P0 मिथेनॉल, क्या मिथेनॉल का शुद्ध अवस्था में दे रखा है 90 mm of Hg? क्या यहां पे 90 रख दूं क्या? मिथेनॉल के मोल प्रभाज, मिथेनॉल के मोल प्रभाज 2/3, तो 3 से 90 कट गया 30 बार, 30 दूनी 60 mm of Hg। मात्रक जरूर लगाएं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मिथेनॉल का हो गया, इसी प्रकार इथेनॉल का हो जाएगा। इथेनॉल का आंशिक दाब, यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, मैं बोर्ड क्लास नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अपन नीट वाले बच्चे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सीखोगे आप धीरे धीरे। सर कैसे पता चलेगा कि सवाल में क्या करना है और क्या नहीं? यार देखो ध्यान से, जो पूछ रहा है वही निकालना है ना लल्ला, तेरे दिमाग में सूत्र क्लियर होना चाहिए। वह आंशिक वाष्प दाब पूछ रहा है, तो मिथेनॉल
इसका आंशिक दाब निकालने का सूत्र क्या होता है यार? मुझे मिथेनॉल का आंशिक दाब निकालना है तो शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब गुणा उसके मोल प्रभाज। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है, मोल प्रभाज मेरे को निकाल के रखना पड़ेगा ना यहां पर। अब ये भी नहीं कर सके तो फिर क्या मतलब? हाँ जी, अब जैसे कि मुझे पी इथेनॉल निकालना है, पी इथेनॉल निकालना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? शुद्ध अवस्था में इसका, फिर क्या तुमने राउल्ट का नियम रटा था क्या? राउल्ट का नियम क्या कहता था? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा मोल प्रभाज, आंशिक दाब आता था। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल ही है ना ये, इथेनॉल। हाँ जी, तो इसका मान कैसे निकालेंगे? पी नोट इथेनॉल दे रखा है 51 गुणा उसका मोल प्रभाज 1/3, 17 तिया 51, 17 आ गया। कितना आ गया ये? 77 mm ऑफ Hg। आ गया? आ गया, अरे आ गया बेटा, आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, कुल दाब C, कुल वाष्प दाब P टोटल बोल दो या PS बोल दो। कुल वाष्प दाब जो भी उसमें उपस्थित है उनके आंशिक दाबों का योग कर दो। कुल वाष्प दाब किसके बराबर आएगा? P इथेनॉल प्लस P मिथेनॉल, दोनों के आंशिक दाब का योग करना पड़ेगा ना। तो P इथेनॉल कितना आया? 17 आया, और ये कितना आया? 60 आया। 17 और 60 कितना होता है यार? 77 होता है ना लल्ला। इससे बढ़िया होता तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था, आराम से आता। ठीक है, पर वही बेटा तुम्हें समझना चाहिए कि फिजिकल भी इंपॉर्टेंस ही होती है, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तुम्हें भी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा, अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जहां से क्वेश्चन आएगा वो पढ़ने में बेटा दिक्कत आती है। इनको करो, फिजिकल जितनी स्ट्रॉन्ग करोगे ना उतना फायदा होएगा, यकीन मानो, फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब वाष्प अवस्था में प्रत्येक के मोल प्रभाज, वाष्प अवस्था में, वेपर फेज में, वाष्प अवस्था में मतलब वाष्प में, द्रव में नहीं, वाष्प में, उसका सूत्र बताया था मैंने। P शुद्ध अवस्था मतलब जो उसका आंशिक दाब अपॉन कुल दाब, आंशिक दाब अपॉन कुल दाब। हाँ या ना? हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज अगर मैं ज्ञात करूं किसका? Y मिथेनॉल का, Y मिथेनॉल का, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? P मेथेनॉल, मेथेनॉल अपॉन P टोटल, P मेथेनॉल अपॉन P टोटल। वेरी गुड अभिषेक। ओके, हाँ जी, P मेथेनॉल कितना आया? P मेथेनॉल आया था अपने पास 60 और टोटल कितना आया था? 77। बस इतना ही रहने दो। और Y इथेनॉल अगर हमें निकालना है, ये कितना आ जाएगा? P इथेनॉल, यार देखो यार, सूत्र तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब मैं थोड़ी दिन तुम्हें यार बार बार पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सिखा दिया, करना तो खुद को ही पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पॉइंटों में मतलब इतना कर लो, काफी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? फिजिकल 17 17 16 17 16 17 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल टफ कहाँ है यार? फिजिकल सबसे आसान है, फिजिकल सबसे आसान है। आंसर मिलेगा ही मिलेगा अगर तुमने सही मेथड लगाया है तो। बाकियों में तो फिर भी डाउट हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो क्या ये क्वेश्चन बन गया तुमसे? क्या ये क्वेश्चन बन गया तुमसे? क्या ये क्लियर है? दोबारा से मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या पूछा था। इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सबसे पहले मोल प्रभाज ज्ञात करना सिखाया। मोल पता हो तो मोल प्रभाज ज्ञात किया जा सकता है स्वयं के मोल बटे कुल मोल लगा करके। मोल प्रभाज पता चल गया, फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि यार आंशिक दाब कैसे निकालते हैं। तो आंशिक दाब द्रव में, विलयन में आंशिक दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा, ये हमने देखा है यार। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध
अवस्था में वाष्प दाब इनटू मोल प्रभाज विलियन में। राउल्ट का नियम यही तो बोलता था, तो वो हमने लगाया। तो यहां पर आंशिक दाब, इसका आंशिक दाब, कुल दाब, ठीक है, हो गया। और फिर यहां पर ये निकाल लिया। हाँ जी अनुराग जी, सिंपल है भाई, सिंपल है। अब ये कैलकुलेशन भी तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हें हर चीज में ट्रिक चाहिए, फॉर्मूला सिंपल सा लग रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें बड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न करके दिखाओ। नीट लेवल के क्वेश्चन बेटा, ये नीट की लेवल के बुक की ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी ये देखो 88 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है बेंजीन का वाष्प दाब और टोलुइन का इतना है मिलाने से पहले, ठीक है। ओके, बेंजीन का वाष्प दाब 900 टोर है, टोलुइन का 360 टोर है। बेंजीन का मोल प्रभाज टोलुइन के मिश्रण के साथ क्या होगा? अच्छा सबसे पहले देखा करो दिया क्या है। बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, टोलुइन का वाष्प दाब इतना है, मतलब ये मिलाने से पहले की बात है, मिश्रण का तो बोला ही नहीं कहीं पर। मतलब पी नोट बेंजीन कितना दे रखा है? 900 टोर। टोर किसकी इकाई है? दाब की इकाई है, पता है ना। और टोलुइन का हिंदी में लिख देता हूं यार, टोलुइन ये कितना दे रखा है? इसका दे रखा है 360 टोर दे रखा है। अब मिश्रण बनाया गया बेंजीन का टोलुइन के साथ मिश्रण बनाया गया, अच्छा, जो कि 1 एटीएम पर, अच्छा 1 एटीएम बोले तो मिश्रण का वाष्प दाब, मिश्रण का वाष्प दाब पीएस या पीटी कितना दे रखा है? 1 एटीएम। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, फास्ट कहां करा रहा हूं भाई, इस पूरी क्लास में मात्र 3-4 क्वेश्चन करवाए। दुर्वेश 2 साल का पढ़ना है बेटा, थोड़ा तो कुछ करो, सीखो। तेरा नाम आज मैं पहली बार देख रहा हूं दुर्वेश। हाँ जी 1 एटीएम। अब मुझे बताओ ये एटीएम में दे रखा है, ये टोर में दे रखा है, क्या बात सही है? क्या एटीएम और टोर अलग अलग इकाइयों के मतलब दाब के मात्रा के, लेकिन अलग अलग है? क्या हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यार ये एटीएम है तो क्यों ना इसको टोर में कन्वर्ट कर लिया जाए। हमें पता है 1 एटीएम में होता है 760 टोर। हाँ अब सही है भाई ठीक है, ये भी टोर, वो भी टोर, मैं भी टोर, टोर टोर टोर। हाँ जी बेंजीन का मोल प्रभाज टोलुइन के साथ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ओके, आदर्श विलयन बनाते, जो भी बनाते। अब देखो ध्यान से, क्या हम इतना जानते डाल्टन का नियम? तो सॉल्यूशन, अरे भैया ट्रिक उनके लिए काम आती जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ हो, तुमने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ना, पहली बार में आए हो क्या? अंजलि बेटा जी थोड़ा सा सब्र रखो, सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। ओके, इतना इसमें क्या ट्रिक लगाना, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिमाग लगाना, हर जगह ट्रिक नहीं लगाई जाती, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना सीखो यार। हम सोचते तो 720 में 720 लिख देंगे, अभी मैं पूछूंगा तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए, लिख दोगे तुम ठोक कर गए यहाँ पे दिल्ली एम्स चाहिए हमें तो, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया? ओके, तो पढ़ा करो, चीजों को सोल्व करना सीखो, जितना ज्यादा आप अच्छे से क्लियर कर रहे हो सारी चीजें क्लियर होते चली जाएगी बेटा। थोड़ा मेहनत लगेगी, वक्त लगता है चीजों को बदलने में, है ना, एक झटके में नहीं हो पाता, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ अब देखो हमें क्या पूछा गया है, मिश्रण में क्या होगा। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि डाल्टन के नियम से, डाल्टन के नियम से, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि भैया मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो उसमें जो भी अवयव होते हैं उनके आंशिक दाबों का योग होता है। अब इसमें क्या है, बेंजीन है और टोलुइन है, तो बेंजीन हिंदी में लिख देता हूं, बेंजीन का आंशिक दाब प्लस टोलुइन का आंशिक दाब मिश्रण में, ठीक है। अब बेंजीन का आंशिक दाब वो तो शुद्ध अवस्था में दे रखा है, ये शुद्ध अवस्था में, 0 लगाना बेटा, नोट लगाना, ठीक है। ये है
अब जरा देखो ध्यान से, बेंजीन का वाष्प दाब शुद्ध, ये आंशिक दाब कैसे निकालूंगा मैं? बेंजीन का आंशिक दाब निकालने का सूत्र क्या होगा कि बेंजीन का शुद्ध अवस्था में, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणा उसके मोल प्रभाज बेंजीन के, प्लस इसका टोलुइन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अरे बोलो ना यार, गुणा टोलुइन के मोल प्रभाज। मेरे से पूछा क्या है, मुझसे पूछा क्या है? अब बताओ, अब कैसे करें? अब कैसे करें? मुझे बेंजीन के मोल प्रभाज पूछे गए हैं। अरे मुझे बेंजीन के मोल प्रभाज पूछे गए, क्या मुझे पीएस का मान? अब देखो इसमें से क्या क्या चीजें मेरे को हटानी है यार, थोड़ा टाइम दो चीजों को। आपने चाहा है, उस चीज को पाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है? पी नोट बेंजीन दे रखा है, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में दे रखा है 900 टोर, तो मेरे को ये दे रखा है। अच्छा, ये भी दे रखा है। पीएस मिश्रण का वाष्प दाब दे रखा है, मेरे को ये ज्ञात करना है। इसको कैसे हटाऊं? क्या मैं यह जानता हूं, क्या मैं यह जानता हूं कि मिश्रण में दो चीजें हैं, एक बेंजीन है और एक टोलुइन है, दोनों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। दोनों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। अगर बेंजीन के मोल प्रभाज में टोलुइन के मोल प्रभाज जोड़ दिए जाए, क्या लिख गई? हाँ, टोलुइन के मोल प्रभाज जोड़ दिए जाए तो क्या इनका योग एक होता है। अगर मेरे को इसको रखना है तो 1 माइनस टोलुइन, अगर टोलुइन के मोल प्रभाज की जगह में 1 माइनस बेंजीन कर दूं तो सिर्फ टोलुइन टोलुइन बचेगा कि नहीं? सिर्फ बेंजीन बेंजीन बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अतः यहां पर x टोलुइन को हटा दिया जाए, टोलुइन बराबर क्या रख सकता हूं मैं? 1 माइनस एक्स बेंजीन। तो इसकी जगह मैं 1 माइनस एक्स यहां पे रख दूंगा ना, तो सारी चीजें बस मेरे को बेंजीन ज्ञात करना रहेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी बेटा। हाँ जी, तो एक बार मैं वापस लिख देता हूं, पीएस बराबर पी नोट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नोट टोलुइन गुणा टोलुइन की जगह 1 माइनस एक्स बेंजीन। ठीक है, अब गुणा भी मैं ढंग से खोल के करूंगा तुम्हारे सामने। पीएस का मान, पीएस का पीएस ही रहने दो, चलो ठीक है, ओके। अब जरा चलो इनके मान रख देते हैं। हाँ जी, पीएस का मान 760, पी नोट बेंजीन 900, ये हमें पता नहीं है, प्लस पी नोट टोलुइन 360, 1 माइनस एक्स बेंजीन। अब इसको सोल्व भी तो करना है यार, एक्स का मान निकालना है। तो जरा देखो ध्यान से, 760 यहां के यहां रहे, ठीक है, ये 900 एक्स बेंजीन। हाँ जी, 360 को x से गुणा किया 360 आया, माइनस का माइनस, 360 को x से गुणा कर दो 360 एक्स बेंजीन आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, 900 बेंजीन के मोल प्रभाज माइनस 360 बेंजीन के मोल प्रभाज, ये 360 ये 760, संख्या संख्या एक तरफ लेकर आ जाओ। तो यार 660 में से जब 360 इधर आकर के माइनस होगा तो क्या 400 बच जाएगा। 900 एक्स बेंजीन में से 360 एक्स बेंजीन जाएंगे तो क्या 540 एक्स बेंजीन बच जाएगा। अब कैलकुलेशन ही तो है, इसको 1 0 से 1 0 छम छम 40/54। यार 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था ये, 20/27, 2 से काट देंगे ना, है ना। कितना आ गया? 0.740, ये आ गया 0.740। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, और ये रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको इतना देख के ना आप 2 आंसर तो वैसे ही बुढ़ा सकते थे। 27 का आधा होता है 13.5, अगर यहाँ पे 13/27 होता तो 0.5 के लगभग मान आता, ये बड़ा मान है।
मतलब 0.5 से भी बड़ा मान आएगा, 0.5 से भी बड़ा मान आएगा। 20/27 कर रखा है, तो यहाँ पर ये और ये तो वैसे भी हट जाता है, इन दोनों में से सोचना होता है, और वैसे भी नॉर्मली हो जाता है, इतना बड़ा हार्ड नहीं है। कृष्णा बेरवा, यार कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन है बेटा, बहुत ही सिंपल है, आसान था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। या तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं कराता हूँ, थ्योरी पढ़ा देता हूँ, थ्योरी समझ में आ जाती है, क्वेश्चन नहीं आता हमारे, है ना। तो देखो ध्यान से, फिजिकल वाले में इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये पूछा गया था कि बेंजीन के मिश्रण में मोल प्रभाज कितने हैं। हम सूत्र ये जानते हैं कि पीएस बराबर होता है इसका आंशिक दाब प्लस उसका आंशिक दाब। आंशिक दाब निकालने का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज गुणा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मोल प्रभाज गुणा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब हमें पता है कि यार जब मिश्रण बनता है ना तो सभी के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है, तो मुझे इसके बारे में इसको निकालना था, इसके बारे में मुझे कुछ बात ही नहीं करनी थी, तो इसकी जगह क्या रख सकता था मैं, 1 माइनस बेंजीन के मोल प्रभाज। तो इसको सोल्व करा, वैल्यू पुट करी और सिंपल सा आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो जी चलो अब आगे बढ़ लिया जाए। हाँ जी, हो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें हमने देख ली, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर लिया है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब यहां पर साथ के साथ में मैंने आपको द्रव के अंदर गैस को घोलने का नियम बता दिया, हेनरी का नियम, द्रव के अंदर द्रव को घोलने का नियम बता दिया, राउल्ट का नियम। अब द्रव के अंदर हम ठोस को घोलेंगे, याद है कल मैंने पानी के अंदर शक्कर डाली थी, हाँ है ना, तो वहां पर राउल्ट के नियम में क्या चेंज आता है उसके बारे में मैं यहां पे बात करनी है। तो अब राउल्ट का ही नियम है जिसमें पहला हम पढ़ चुके द्रव द्रव विलयन, अब हम पढ़ेंगे द्रव ठोस विलयन या ठोसों का द्रव में विलयन, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट, चलिए स्टार्ट करें। तो सब हेडिंग डाल लें बच्चों, ठोसों का द्रवों में विलयन, ठोसों का द्रवों में विलयन। अब ठोस जैसे कि शक्कर, शक्कर को पानी में डाला, क्या शक्कर ठोस है? शक्कर की वाष्प बनती हुई देखी तुमने? ऐसा देखा आपने कि बाहर शक्कर रखी हुई थी, थोड़ी देर बाद गायब होगी, वाष्पीकृत होगी? नहीं, ठोसों की तो वाष्प ही नहीं बनती। लेकिन पानी को देखा होगा, पानी अगर आप जमीन पे ढोल दोगे ना तो धूप इतनी ज्यादा होती है कि वो पानी वाष्प बन सकता है, लेकिन शक्कर तो शक्कर ही रहेगी। अब पता चला गायब होगी, मैंने तो देखी, वो चींटी लगी होगी, ठीक है, ओके। तो ठोसों की वाष्प नहीं बनती है। तो यार ठोसों का द्रव में विलयन, तो यार अगर मैं बात करूं, चूंकि ठोसों की वाष्प नहीं बनती है, अर्थात ठोस अवाष्पशील होते हैं, वाष्प नहीं बनती है, अतः पी नोट ठोस, मतलब इनका जो वाष्प दाब होता है, ठोसों का वाष्प दाब कितना होता है? 0 होता है। इनका वाष्प दाब कितना रहेगा? यहां पे सिंपल से, अतः वाष्प दाब कितना होगा? वाष्प दाब कितना होगा? 0 होगा ठोस का, ओके। वाष्प दाब कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। हाँ जी, अब माना वापस से अपन वही पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। माना द्रव ए जो कि विलायक है में ठोस बी जो कि विलेय है, मिलाया गया है। ठीक है, ये तो है आपका ए। इसमें हमने क्या मिला दिया? इसमें हमने क्या मिला दिया? ये बंद है, इसमें मिला दिया हमने जैसे कि ये। अब कुछ सतह पे भी रहेंगे, ठोस बी। अब जरा देखो ध्यान से, आपने जैसे देखा होगा, जैसे चाय उबलती है ना बेटा, जैसे उसमें शक्कर डालते हैं वो नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए,
जैसे हमने चाय उबाली, चाय में जैसे हमने शक्कर डाली वो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ जाती है। उसके अंदर और भी दूसरे फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझा सकता हूं थोड़ी देर के लिए कि यार जैसे ही हमने चाय में शक्कर डाली ना तो वो थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई, मतलब उसको और तापमान चाहिए गर्म करने के लिए, उबालने के लिए, थोड़ी देर के लिए, समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही मैंने क्या किया, द्रव ए जो कि वाष्पशील था उसके अंदर मैंने जैसे चीनी डाली, तो अब क्या फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। यहां पे भी राउल्ट का नियम लागू होता है। तो देखो ध्यान से, माना द्रव ए जो कि विलायक है हमारा पहले जैसा ही, इसमें हमने क्या मिलाया, ठोस बी मिला दिया। अब बी हमारे पास क्या है, ठोस है, तो उसकी तो कोई वाष्प बनती ही नहीं है। हाँ जी, तो वापस से पुनः डाल्टन के नियम से लिखिएगा बेटा, डाल्टन के नियम से पीएस हमने क्या देखा था, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये हम जानते हैं, हाँ या ना, ओके। चूंकि पी नोट बी क्या है, 0 है, क्यों है, बी ठोस है यार, ठोस की तो वाष्प बनती ही नहीं है, अतः इसमें ये 0 कर दे तो 0 गुणा समथिंग 0, तो क्या बच जाएगा, पीएस बराबर पी नोट ए एक्स से बच जाएगा। बोलो ना यार, हाँ या ना, क्या ये बचा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से आप समझिए चीजों को, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें चल रही है बेटा, आपको सारी चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। हाँ जी, जैसे ही मैंने यहां पर एक्स बी का मान 0 रखा तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आएगा, 0 में कुछ भी जोड़ो वही आएगा, ठीक है, तो यही आएगा हमारे पास। अब इसको मैं अगले पेज पे वापस से लिखता हूं। हाँ जी, तो पीएस, पीएस क्या है, मिश्रण का कुल वाष्प दाब, ठीक है, ये क्या था, पी नोट ए का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में, और ये एक्स ए। तो अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा देखो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ये तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है हर एक का, जैसे कि जल का वाष्प दाब फिक्स होता है शुद्ध अवस्था में जब तक उसको किसी मिक्स ना किया जाए, पेट्रोल का फिक्स होता है, सबका फिक्स होता है। मिश्रण बनेगा तो कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है मिश्रण के वाष्प दाब में, ये तो फिक्स है। और ये क्या है, ए के मोल प्रभाज, ए क्या है हमारा यहां पर, विलायक। तो कहीं ना कहीं ये तो एक फिक्स क्वांटिटी है, अगर इसका मान बढ़ाता जाऊं, जैसे इसका मान 1, जैसे इसका मान 0.5 था, फिर 0.6, फिर 0.7, 0.8, जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, क्या इसका मान भी बढ़ता जाएगा, ये तो फिक्स मान है ना, कुछ भी मान लो फिक्स है। ये 5 है, अब 5 को एक बार 0.5 से गुणा किया, एक बार 0.6 से गुणा किया, एक बार 0.7 से गुणा किया, एक बार 0.8 से गुणा किया, तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। यस और नो, ओके। तो यहां पर एक बात मैं आपको बोल सकता हूं, अतः वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील ठोस के, वाष्पशील अवाष्पशील ऐसा लिखते हैं, अवाष्पशील, अवाष्पशील ठोस के विलयन का वाष्प दाब, का वाष्प दाब पीएस, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्योंकि ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है, बस ये खत्म। अर्थात पीएस समानुपाती एक्स ए, मतलब जो फिर आप जैसे कि आपने पानी के अंदर शक्कर मिलाई, शक्कर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने उसमें ए के मोल प्रभाज है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा विलयन का वाष्प दाब,
ठीक है, तो ये यहां पर हमने देखा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, इतना आ गया। अब इतना आ गया तो थोड़ा सा इसके अंदर और चीजों को जान लेते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझ लेते हैं जो हमारे दिमाग के स्तर को बढ़िया बनाएगी। पहले इतना लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी वाले कि बताओ राउल्ट के नियम के अनुसार कौन सी चीज सत्य है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चल करके हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं जिसमें आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, उसको यहीं पे समझ लेते हैं ताकि अगली बार हमें समझने में आसानी हो। इतना ये क्लियर हो गया बच्चों। अब पुनः हम जानते हैं कि PS बराबर होता है P नोट A एक्स ए, होता है P नोट A एक्स ए होता है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, PS बराबर P नोट A इंटू 1 माइनस एक्स बी? इतना मुझे बताओ, एक्स ए की जगह क्या मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का योग तो सदैव एक ही होता है। अगर मुझे एक्स ए की जगह एक्स बी रखना हो तो मैं क्या रखूंगा, 1 माइनस एक्स बी रखूंगा। हाँ है ना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखने वाले हैं जो हमारे काम का है और यही हमें फील करना है। इतनी बात हो गई। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो आपको ये देखने को मिलेगा PS P नोट A को जब 1 से गुणा करोगे तो P नोट A आ जाएगा, माइनस P नोट A को XB से गुणा करोगे तो P नोट A गुणा XB आ जाएगा। मुझे XB का मान निकालना है, यहां से ये PS, ये P नोट A, ये P नोट A, XB का मान निकालना है। बस वो एक रिजल्ट है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा। जरा देखो ध्यान से वो रिजल्ट क्या है। इतना आ गया, इसी को मैं वापस से अगले पेज पे लिख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सिर्फ इतना सा मैं कर रहा हूं कि PS को उधर ले जा रहा हूं, P नोट A XB को इधर लिख रहा हूं। ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो यार यहां पर ये आ गया P नोट A XB बराबर आ जाएगा P नोट A माइनस PS, है ना। और XB का जब मैं मान निकालूंगा तो बटे में आ जाएगा क्या, XB बराबर क्या हो गया, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर XB। XB क्या है, विलेय के मोल प्रभाज, यही तो था ना। XB मतलब जो बाहर से हमने विलेय मिलाया था। विलेय के मोल हमने क्या माने स्टार्टिंग से कल के लेक्चर में, स्मॉल n। विलायक के क्या माने, कैपिटल N। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं ना, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये इस चीज को समझना, जरा इस चीज को समझना जरा। क्या मैंने बोला, उस पर हम एक एक बात को गौर करते हैं। XB क्या है, पहली बात तो ठोस विलेय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज ये ठोस के मोल कैपिटल स्मॉल n, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, मोल प्रभाज निकालने का सूत्र है। अच्छा यार जरा देखो ध्यान से, एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, इसका वास्तविक मूल्य इसका था 100 रुपए। ठीक है, आपने कुछ दिनों तक उसको रखा और फिर उसको बाद में बेच दिया, कितने रुपए में, 70 रुपए में। तो आपसे बोला जाए आपेक्षिक हानि ज्ञात करो, आपसे ये बोला जाए हानि कितनी हुई, आपसे ये बोला जाए हानि कितनी हुई। देखो जैसे कि मान लो कोई बच्चा है इस क्लास में, जिस बच्चे ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, कुछ दिन तक इस्तेमाल करी, ऐसा करते ना, इसको चेप देते इसको, तो ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो दुनिया की नजर में हानि है कि आपने 100 रुपए की खरीदी और 70 रुपए में बेच दी, लेकिन आपको पता है ना उसका आपके लिए क्या अहमियत है। ठीक है, तो अगर मैं हानि की बात करूंगा तो भैया स्टार्टिंग मूल्य कितना था, 100 रुपए,
कितने में बेची? 100। तो 30 रुपए की आपको हानि हुई, ऐसा आपको लगता है। भाई अगर मैं इसको 130 रुपए में बेचता तो मेरे को फायदा होता, लेकिन मैंने 30 रुपए कम दाम में बेचा तो मेरे को इतनी हानि हुई। लेकिन मेरे से पूछा जाए आपेक्षिक हानि, मतलब प्रारंभिक मूल्य के सापेक्ष कितनी हानि हुई, तो अगर मैं आपेक्षिक हानि के बारे में बात करूं, आपेक्षिक हानि के बारे में बात करूं तो मतलब हुई हानि अपॉन प्रारंभिक मूल्य, हुई हानि अपॉन प्रारंभिक मूल्य, तो ये आती है बेटा आपेक्षिक हानि, मतलब सापेक्षिक, प्रारंभिक मान के सापेक्ष। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी हमें कुछ बातों को समझना है। पहले तो इस बात को आओ देखो, जब द्रव ए, सिर्फ और सिर्फ द्रव ए था, मान लो मेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, उसमें कुछ नहीं मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना था बेटा? P नोट ए था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें चीनी मिलाई तो मिश्रण बन गया, जैसे ही मैंने इसमें क्या मिलाई? चीनी मिलाई, तो क्या बन गया? मिश्रण, और मिश्रण का वाष्प दाब अपन ने क्या मान लिया? PS। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, प्रारंभिक वाष्प दाब इतना था और मिश्रण का वाष्प दाब इतना था, माइनस मतलब कमी को बता रहा है, मतलब प्रारंभिक वाष्प दाब के सापेक्ष मिश्रण का वाष्प दाब घट गया, माइनस का मतलब कमी, अगर प्लस होता तो मैं बोलता बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज फील करनी चाहिए कि यार अगर मैंने पानी के अंदर नमक मिला दिया या शक्कर मिला दी तो उसका वाष्प दाब पहले की तुलना में और घट जाएगा। सर कैसे घट जाएगा? ये तो समझ में आ गया, लेकिन घटता कैसे होगा? अरे भैया अब उसकी कम वाष्प बनेगी। सोच कर देखो, मान लो मैंने इसमें चीनी डाली, अब चीनी के कुछ पार्टिकल सतह पर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे तो सतह के कण ऊपर वाष्पीकृत होना बंद हो जाएंगे द्रव के। अब वाष्पीकृत होना बंद हो गए तो वाष्प बनी नहीं, वाष्प बनी नहीं तो वाष्प दाब क्या लगेगा? खाक लगेगा? नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने के मिलेगी बेटा, कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब की तुलना में मिश्रण का वाष्प दाब घट जाता है जब हम उसमें कुछ ठोस पदार्थ मिलाते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों घट जाता है? क्योंकि उसकी जो द्रव की सतह थी उसकी सतह पर अब अवाष्पशील पदार्थ आकर के बैठ जाएगा, अब वो उठने नहीं देगा यार। जैसे कि आपको पता हो आजकल बहुत सारे ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री होती है ना बेटा, पानी की आजकल लोगों को अहमियत समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसे देश होते हैं जैसे कि वो चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में पानी को वाष्पीकृत होने से रोका जा सके, तो उन्होंने एक बड़ा सा ना तालाब बना रखा है। अब उस तालाब में जैसे ही धूप पड़ेगी तो पानी तो वाष्पीकृत होगा। उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल बोल्स, छोटे छोटे गेंदे बनाई और हजारों की संख्या में उस तालाब में छोड़ दी, और जो वो गेंदे क्या थी? बिल्कुल काली कलर की थी, ब्लैक बॉडी टाइप सी, मतलब वो एनर्जी को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगी, न बाहर करेगी, कुछ ना करेगी, बस वो एक परत बना दी उसके ऊपर। अब पानी के ऊपर परत बन जाती है तो वो पानी वाष्पीकृत होना बंद कर देता है ना, तो उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, क्योंकि वाष्प बनेगी नहीं तो पानी उड़ेगा नहीं। इसी तरीके से आपने देखा होगा ना, जब कहीं नदी नाला तालाब वाला होते हैं तो बहुत सारे पानी सूख जाते हैं, लेकिन जिन पानी के ऊपर काई जमी रहती है, जिन पानी के ऊपर फंगस जमी रहती है, वो पानी बहुत दिनों तक रहता है। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर एक परत बिछी हुई है काई की, वो उस पानी को वाष्पीकृत होने से रोक रही है। तो वही काम है, पहले यहां पर वाष्प दाब जितना था ना, अब उससे कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो क्या ये बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा जो यहां पर आपको फील होने चाहिए, ठीक है। इस गणितीय गणना से हमें कुछ बातें फील होनी चाहिए। ये P नोट ए शुद्ध अवस्था में था और ये मिश्रण का था।
तो यहां पर आपको पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि अतः अवाष्पशील ठोस पदार्थ मिलाने पर मिश्रण का वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। जब अतः, पहली बात तो ये लिखो, अतः जब किसी वाष्पशील विलायक में ठोस पदार्थ मिलाया जाता है तो मिश्रण का वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि सतह, द्रव की सतह पर, क्योंकि द्रव की सतह पर अब अवाष्पशील पदार्थ एकत्र हो जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा में तो ऊपर जमेगा ही जमेगा ना, जैसे कि आपने पानी के अंदर पाउडर डाला, कुछ पाउडर नीचे बैठ जाएगा, कुछ सतह पे रहेगा, तो वही वाली बात है। समझ में आ गया? ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो ये नोट होनी चाहिए। हर एक बात अच्छे से बताऊंगा, सिखाऊंगा, ढंग से सिखाऊंगा, बस आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। किसके लिए? नीट 2024 के लिए, कि ये मेरे को क्रैक करना है। मैं पढ़ क्यों रहा हूं? मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे को पड़ोसी ने किसी ने बताया था, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझे ये क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए नंबर चाहिए इतने, उससे कम पे कुछ नहीं मिलेगा, हकीकत में जियो। आगे इतना हो गया। अब देखो ध्यान से पुनः, मतलब यार वाष्प दाब कम हो जाता है, ये हमको समझ में आ गई, फील आ गई, इंपोर्टेंट है, फील आ गई, वाष्प दाब घट जाता है। तो यहां पर P नोट A माइनस PS, क्या ये शुद्ध अवस्था में था? ये प्रारंभिक मूल्य माइनस ये, जैसे कि मैंने 100 रुपए का खरीदा और 70 रुपए का बेचा, तो ये क्या हुई? मेरी हानि हुई ना। तो वाष्प अवस्था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कुछ था, ये बाद का था, तो ये क्या हुआ? वाष्प दाब में कमी हुई। P नोट माइनस PS क्या है? वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी है। और कमी को साइंस इस चैप्टर में अपन बोलते अवनमन। क्या बोलते? अवनमन। यह है वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आ गया? ठीक है, और इसको हम एक नए से, ये अंतर ही तो है, अंतर के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं बेटा डेल्टा। किसका? दाब का अंतर, तो डेल्टा P ये हमारे पास आ गया। समझो, P नोट A माइनस PS ये क्या है? वाष्प दाब में अंतर है, और ये क्या है? एक प्रकार की कमी है, पहले ज्यादा था, बाद में कुछ घट गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, ये वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब में अवनमन है, और इस अंतर को हमने क्या मान लिया? डेल्टा P मान लिया। अतः क्या यार, P नोट A माइनस PS की जगह क्या मैं डेल्टा P रख सकता हूं? हाँ या ना? अपोन में P नोट A आ गया, बराबर में XB आ गया, डेल्टा P अपोन P किसके बराबर आया? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। हाँ या ना? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जहां डेल्टा P अपॉन P नोट A ये क्या हो गया? प्रारंभिक मान के सापेक्ष कमी। जैसे मैंने बताया था ना कि हानि तो हमारी 30 रुपए की हुई, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए आपेक्षिक हानि, मतलब प्रारंभिक मान के सापेक्ष कितनी कमी हुई, तो P नोट A प्रारंभिक वाष्प दाब था, ये बाद का वाष्प दाब, तो ये हो गया आपेक्षिक वाष्प दाब में कमी।
ये है आपके पास आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। बोले तो कमी। ओके, जो कि किसके बराबर आया? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर आया। जो तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये क्या है? विलेय के मोल प्रभाज। के मोल प्रभाज। तो हम ये बोल सकते हैं कि अतः वाष्प दाब में होने वाली आपेक्षिक कमी या अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ या ना? जैसे ये चेंज होगा वैसे इसमें चेंज आएगा। बोलो यार, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये चेंज होएगा तो ये भी चेंज होएगा। इसमें कुछ चेंज आ रहा होगा, इसके मान में चेंज आएगा, इसके मान में कुछ चेंज आएगा, इसके मान में चेंज आएगा, क्योंकि दोनों का होना बराबर है। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। अतः वाष्प दाब में वाष्प दाब, अरे यार इसको मैंने गलत लिख दिया बेटा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पता नहीं तो मैं इसको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा इमेजिनेशन में चला जाता हूं इसमें। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और तुम्हें ये मजा आना चाहिए बेटा, क्योंकि तुम इसको रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कर पाओगे। जैसे तुम पानी के अंदर ना चीनी डालोगे तो थोड़ी देर के लिए वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, जैसे तुम पानी के अंदर पाउडर डालोगे तो उसके कुछ पार्टिकल्स उसकी सतह पर चिपक जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के ऊपर निर्भर करता है, और जो कि अणुसंख्यक गुणधर्मों की शर्त होती है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, विलेय के मोल, ये के लिखा हुआ है, विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके, निर्भर करता है, जो कि अणुसंख्यक गुणधर्म की शर्त है। अतः, ताकि आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा, अतः वाष्प दाब में अवनमन नहीं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ध्यान रखना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। ये हमारा एक गुणधर्म पक्का हो गया, जो हमें आगे पढ़ना था वो यही खत्म कर लिया। ये राउल्ट के नियम के अंदर ही आता है। तो आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, ये वाला, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए बराबर होता है एक्स बी। ये ध्यान रखना, डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए बराबर क्या होता है बेटा? एक्स बी। एक्स बी मतलब विलेय, विलेय के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोल बटे में कुल मोल। कुल मोल बोले तो विलेय प्लस विलायक के मोल। इससे तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, ये सूत्र ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो यार ये चीजें क्लियर हो गई। समय 7:10 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इतनी चीजों को देख लिया। आई होप आपको अच्छे सारी चीजें समझ में आ रही होगी, हर एक बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, लिखते टाइम थोड़ा स्पीड भी रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने इन चीजों को भी देख लिया। अब हम देखेंगे यार राउल्ट के नियम की जो मिश्रण पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो पालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं। हम बोलते हैं ना कि यार राउल्ट का नियम
अब जो मिश्रण राउल्ट के नियम की पालना करे तो वो आदर्श मिश्रण, जो न करे वो अनादर्श। तो अब उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर या सभी तापों पर राउल्ट के नियम की पालना करते हो, आदर्श विलयन कहलाते हैं। समझ में आया? वे विलयन जो सभी सांद्रताओं, मतलब कोई भी सांद्रता में चेंज कर दो तब भी वो राउल्ट के नियम की पालना करेंगे। सभी सांद्रताओं एवं तापों पर राउल्ट के नियम की पालना करते हो, राउल्ट के नियम की पालना करते हो, पालना करते हो क्या कहलाते हैं? पालना करते हो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा नहीं लिखनी है, अपने को बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, बट लिख लो फिर भी, विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये होते हैं राउल्ट के नियम को पालन करने वाले विलयनों के बारे में खास बात है। अब देखो यार, राउल्ट के नियम की जो विलयन पालन ना कर रहे हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होते होंगे, कुछ स्पेशल गुण होते होंगे, है ना? अब आइए उन वन बाय वन एक एक गुणों को हम देख लेते हैं, इनके कुछ गुण। ठीक है, इनके फीचर्स। फीचर्स मतलब इनके गुण, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में कुछ खास बातें वो हम देख लेते हैं। ठीक है, डंडना डंडन है, वन बाय वन अब हमें कुछ थ्योरी लिखनी है, उनको फटाफट से कंप्लीट करना है। पहला पॉइंट, जैसे कि मान लो कोई द्रव ए है, कोई द्रव बी है, दोनों के दोनों आपस में मिलाए और आदर्श विलयन के समान व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या बातें होनी चाहिए? मतलब उनके अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए? द्रव ए के बीच में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है वही द्रव बी के बीच में होनी चाहिए, और वही सेम मिश्रण में होनी चाहिए। मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण जो ए के बीच में था वही बी के बीच में, और सेम वही ए और बी के बीच में मिश्रण बनने के बाद। ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा? ए के मध्य अंतरक्रिया बराबर बीबी के मध्य अंतरक्रिया बराबर AB के मध्य अंतरक्रिया मतलब द्रव ए, अब द्रव ए के अंदर बहुत सारे अणु होंगे, तो द्रव ए के अणुओं के मध्य होने वाली अंतरक्रिया सेम वैसे ही वो बी के बीच में होनी चाहिए, और वही ए और बी जो द्रव है उनको मिलाया गया तो वो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? आपका आदर्श विलयन कहलाता है। पहली कंडीशन समझ में आई? ओके, ये वाली बात है। दूसरी कंडीशन कि यार अगर आपने 5 ml विलयन के अंदर 5 ml विलयन के अंदर अगर 2 ml विलय मिला दिया तो टोटल कितना हुआ? 7। 5 और 2 7, यही होना चाहिए। मतलब मिलाने पर आयतन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, योग होना चाहिए। विलय का आयतन प्लस विलयन का आयतन बराबर विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन, ऐसा होना चाहिए। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, विलय, वी का मतलब क्या है बेटा? ये आयतन है। आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ठीक है, आयतन शून्य होगा। डेल्टा वी मिक्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए। इसको यहां पे लिख लो,
V विलेय, विलेय का आयतन प्लस V विलायक का आयतन बराबर विलयन का आयतन। ऐसा ना हो कि विलेय का आयतन, जैसे कि मान लो 2 है, इसका आयतन 5 है, 5 और 2 7 होते हैं, लेकिन मिलाया यहाँ पे कुछ और आया, यहाँ 6 आया, 8 आया, कुछ भी आ सकता है। जितना पहले था उतना ही मिलाने के बाद में लेना चाहिए, अर्थात अंतर नहीं आना चाहिए। अंतर मिक्स करने पर 0 आना चाहिए। डेल्टा का मतलब होता है अंतर। डेल्टा बेटा ये त्रिभुज बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा वी मिक्स, मिक्स करने के दौरान आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरी बात, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट ये है कि 2 द्रवों को मिलाने के दौरान न तो ऊष्मा निकले न देनी पड़े, न ऊष्मा निकले न देनी पड़े, ठीक है। ओके, मिलाने पर, दोनों द्रवों को मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं होना चाहिए। द्रवों को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित न हो, अवशोषित या उत्सर्जित न हो, अर्थात डेल्टा H मिश्रण कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? ऊर्जाओं का अंतर, पहले जितनी थी बाद में भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट अगला, एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S मिश्रण सदैव 0 से बड़ा। देखो ध्यान से, एंट्रोपी मतलब, एंट्रोपी क्या होता है? आपने एंथैल्पी सुना होगा। एंथैल्पी का मतलब होता है बेटा ऊष्मा का परिवर्तन, ठीक है। ऊष्मा पहले कितनी थी, बाद में कितनी रह गई, उनका अंतराल कहलाता है डेल्टा H। एंट्रोपी क्या होता है? अव्यवस्था की माप, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। जैसे कि ठोस में सारे कण एकदम व्यवस्थित रहते हैं, द्रव में थोड़े इधर उधर होते हैं, और गैस में इधर उधर भगते रहते हैं, वो इधर उधर भगते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं गैसों में अव्यवस्था ज्यादा होती है, तो उनकी एंट्रोपी भी ज्यादा होती है। तो अब जरा देखो ध्यान से, जब एक द्रव आराम से बैठा हुआ था, उसके अंदर अणु परमाणु सब एकदम थोड़े बहुत हिल डुल रहे थे। अब जैसे अपन ने उसको मिक्स करा तो ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे कि नहीं, क्या? तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G, ये क्या होता है? सदैव 0 से कम होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा सदैव लेस देन 0 होता है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, अंतराल कम से कम होना चाहिए। यही स्वतः प्रवर्तिता की शर्त होती है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना लिख लो, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा G से दर्शाते हैं। ओके, इतनी बातें हो गई। अगली बात क्या कि द्रव A और द्रव B का जो आंशिक वाष्प दाब था ना, जो अपन ने कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। द्रव A के लिए PA का मान, PA क्या होता है? A का आंशिक दाब क्या आना चाहिए? P नोट A XA के बराबर आना चाहिए। B के लिए, द्रव B के लिए इसका मान कितना आना चाहिए? PB बराबर होना चाहिए बेटा P नोट B XB के बराबर। इनसे वेरी नहीं करना चाहिए, बस ये शर्तें होनी चाहिए। और एक ग्राफ x से बराबर 1 तो xb बराबर 0, xa बराबर यहां 0 हो जाएगा, xb बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। जब xa का मान 0 है तो वाष्प दाब भी 0, जब xa का मान 1 है तो वाष्प दाब P नोट A आया था, याद हो तो P नोट A। इधर क्या चल रहा है आपका? वाष्प दाब, ठीक है। ये बिंदु इस बिंदु को मिला दो, एक सरल रेखा प्राप्त होगी।
ठीक है, एकदम सीधी बनाना। हाँ जी, जब एक्स बी का मान 0 था तो बी का वाष्प दाब भी 0, लेकिन जब एक्स बी का मान 1 किया तो इसका वाष्प दाब कुछ आया था। हाँ जी, इसको यहाँ पे कहीं पे मिला दो, ये हो गया P नोट बी। ये बी के लिए, ये ए के लिए, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो मिश्रण के लिए ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हम फॉलो करेंगे। तो ये किसके लिए था बेटा, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए के लिए, ये पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी के लिए। पता है जब मैं कोटा में पढ़ा था ना बेटा, मोशन में, ऑफलाइन में, तो बेटा इस चैप्टर को ना 3 दिन में खत्म करा दिया था। 3 दिन में, सिर्फ 3 से 4 दिन में खत्म करा देता, झूठ नहीं बोलूंगा, 3 से 4 दिन में ये चैप्टर उड़ा दिया था हमारा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हर एक चीज बढ़िया से बढ़िया मिले, तो आपको हर एक चीज को डेप्थ में जाकर के सीखना पड़ेगा, फिर आएगी फील एक्चुअल में कि हाँ यार, जैसे कि मैंने वहां पर आपको बताया था कि क्यों कम हुआ था, वो वाली बात है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना। और यहां पर ये मिश्रण का, तो पीएस बराबर कितना हो गया था, पीए प्लस पीबी, तो ये है। इन बातों को अगर फॉलो करता है तो वो है आपका आदर्श मिश्रण। फिर इसके उदाहरण अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी। गिब्स, बेटा गिब्स वैज्ञानिक का नाम है, गिब्स वैज्ञानिक का नाम है, गिब्स वैज्ञानिक का नाम है, गिब्स वैज्ञानिक का नाम है। फिजिकल के क्वेश्चन नहीं बनते, क्या करें बेटा, टाइम दो चीजों को, उनको अच्छे से समझो। फिजिकल के क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़ा टाइम दो बेटा। सर कमेंट दिख रहा है, हाँ अंबिका शर्मा दिख रहा है। ओके सर, अगर हम किसी बोतल, यार अंतरक्रिया, अंतरक्रिया का मतलब इंटरेक्शन, अणुओं के बीच में होने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण। ठीक है, जैसे कि मान ले एल्कोहल है, एल्कोहल के जो अणु होंगे ना, उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वही दूसरे के बीच में होनी चाहिए, और वही आपस में मिलने पर होनी चाहिए। एंट्रोपी अव्यवस्था का माप है बेटा, अव्यवस्था का माप है, रैंडमनेस, यादृच्छिकता का माप। जाए क्या, बिल्कुल बेटा आप जा सकते हो, आप बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन सवाल नहीं बनता। नागेंद्र गोस्वामी बेटा थोड़ा सा सवालों पे ध्यान दो, सवाल बोल क्या रहा है, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, सूत्र उनसे रिलेटेड लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी, आप इन चीजों में व्यस्त होते जाओगे, बढ़िया होते जाओगे। घबराना नहीं है, डोंट पैनिक, घबराओ मत यार। ओके, अगर आप इन चीजों को जितना पहले पढ़ लोगे ना, आपको उतना ज्यादा फायदा होएगा। पहले अगर आप, फिजिकल को सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा पहले जितना अच्छे से कैलकुलेशन सीख लेना तो उतना बढ़िया है, क्योंकि बाद में तो फिर थोड़ी थ्योरी वाली चीजें आती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थ्योरी चीजें ज्यादा आती है, वो आप अच्छे से कर लोगे। फिजिकल पहले पढ़ लो ताकि आप कैलकुलेशन वाले पार्ट को पहले स्ट्रॉन्ग कर सको, वरना लास्ट में फिर आपकी इच्छा ही नहीं होगी, सर पहले वाला ही बढ़िया था। ठीक है, हाँ जी मन्नू जी, अच्छा आप वहां से। ओके, डेल्टा एच मैक्सिमम, अरे मिश्रण की जो एंथैल्पी है मैक्सिमम, ये 0 के बराबर है। मिश्रण, मिक्स है बेटा, मिक्स, मिक्स मतलब मिश्रण, मिक्सचर बनाने के दौरान पर उसमें एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। ये ग्राफ वही है बेटा जो हमने पहले बनाया है, कुछ नया नहीं है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए इस चैप्टर को, वो क्या पढ़ के आए, एजोट्रोपिक मिश्रण, स्थिरघाती मिश्रण पढ़ के आए, आदर्श अनादर्श विलयन के उदाहरण पढ़ के आए, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन वाला पार्ट पढ़ के आए, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ के आए, जिसमें से एक तो अपन ने निपटा ही लिया आज। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद।